वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये बोला है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए डी एस्केलेट करवाने की। एंड यहाँ पर इन्होंने ईरान के भी एंड इजराइल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बात करी कि कैसे टेंशंस को डी एस्केलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ईरान से जो इनकी बात हुई ना, उसमें यह भी बोला गया कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ही जल्द हमारे जो 17 क्रू मेंबर्स हैं उनको मिलेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या था, आप जानते होंगे कि इजराइल लिंक्ड एक शिप है MSC एरीज करके। यहाँ पर जब ईरान के द्वारा इसको यहाँ पे डिटेन किया तो वहां पर जो भी हमारे मेंबर्स हैं 17 इंडियन मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ईरान ने बोला है कि बहुत ही जल्द वो अलाउ कर देगा, इंडियन ऑफिशियल्स उनको मीट कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे ना, ये जो रीजन है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन इंडियंस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 90 लाख इंडियन सिटीजन इस गल्फ रीजन के अंदर कहीं ना कहीं काम करते हैं। एंड शिपिंग का एक अच्छा खासा एंड एट द सेम टाइम जो हमारा तेल होता है पूरी दुनिया भर से, वो यहाँ से पास होके निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में इस पूरे रीजन का इफेक्ट होना वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, एंड ये शेयर्ड कंसर्न हमें देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग द मार्च 2024 मंथ, उसने $41.68 बिलियन को हिट कर दिया इस मार्क को। एंड आप नोटिस करोगे पिछले 12 महीने के अंदर ना सबसे हाईएस्ट नंबर है। हालांकि अगर हम इसको मार्च 2023 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है 0.67% का। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बट ओवरऑल पिछले एक साल में मतलब अप्रैल से लेकर मार्च में ये हाईएस्ट नंबर हमें देखने को मिला है। ओवरऑल हम साल भर की बात करें ना तो लगभग 35-36 बिलियन डॉलर गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट हमारा हो रहा था। तो उससे ज्यादा एक्सपोर्ट होना इज अ गुड थिंग। और हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ गुड्स वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। दोस्तों, डेट है आज की 16 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। 2026 संकल्प फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड इसकी जो पहली 3 क्लासेस हैं 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। देखो, इस कोर्स को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपकी सारी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा एंड एट द सेम टाइम आप अपने आप को धीरे धीरे इस कोर्स के माध्यम से काफी इंप्रूव करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन क्लासेस का लिंक दे दिया है, आप जाइए इस कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए एंड आई एम श्योर ये कोर्स आपको अपने ड्रीम तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डॉक्सिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये डॉक्सिंग होती क्या है। देखो, एक्चुअल में ना पिछले दिनों के अंदर डॉक्सिंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक देखिए, महिला थी, ठीक है ना, उनके द्वारा एक डांस उन्होंने किया, ठीक है, और एक पर्सन ने ना उस उनके जो डांस की वीडियो थी, इस डांस की वीडियो को उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया और कहा कि कितना गंदा डांस ये कर रही है, कितना खराब डांस है, कैसे मतलब कि एक ये करेक्टरलेस महिला है, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए यूज करे गए। तो एक्चुअल में महिला की जो वीडियो थी ये वाली, ये उनकी कुछ पर्सनल चीज थी। किसी और इंसान ने इनकी जो वीडियो थी उसको पब्लिक कर दिया बिना इनके कंसेंट के, बिना इनसे पूछे हुए। और भी बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिले हैं। एक और पर्सन का एग्जांपल न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला, जहां पर एक पर्सन थोड़ा ड्रिंक वगैरह करता था, बट उसकी वही वीडियोस जो उसके अपने दोस्तों के साथ वो मतलब मौज मस्ती कर रहा था, उसकी वीडियो बिना उसकी परमिशन के कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होगी, जिस वजह से इस पर्सन की जो प्राइवेसी थी वो तो इम्पैक्ट हुई हुई, पर दुनिया भर में उसकी बदतमीजी, नॉट बदतमीजी, जो बेइज्जती होती है वो और हमें देखने को मिली। तो ये जब भी कोई चीज ऐसी होती है ना, जब आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल, आपकी कोई भी प्राइवेट डिटेल्स बिना कंसेंट के पब्लिक कर दी जाती है, दैट इज नोन एज डॉक्सिंग। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल भी रहे हैं। इसके अंदर आपका इवन और भी पर्सनल डिटेल्स आ सकती हैं, एड्रेस हो गया, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी मेडिकल कंडीशन, इसको कोई कहीं ना कहीं ऐसे पब्लिक कर देता है, तो दैट इज कवर्ड अंडर डॉक्सिंग। तो इससे आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं उसके पर्सन की हरासमेंट होती है, प्राइवेसी का इन्वेजन होता है, स्टॉकिंग जैसी चीजों का थ्रेट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मान लो किसी का आपने फोन नंबर ही अगर आपने पब्लिक कर दिया, राइट, तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। तो इस वजह से डॉक्सिंग बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इसके अंदर होता क्या ना, इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से मिल सकती है। हो सकता है किसी ने हैकिंग से कोई चोरी करके हो गया, या और किसी तरह से उसने इन्फॉर्मेशन को आपने प्राप्त किया हो।
डॉक्सिंग के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो विक्टिम की लाइफ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है। एट द सेम टाइम आप समझ रहे हो ना कि उस पर्सन की मेंटल स्टेट क्या होगी, काफी ज्यादा खराब हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि नोटिस जब ऐसी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल भी एंड इमोशनल इंपैक्ट दोनों हमें देखने को मिलता है। डॉक्सिंग वर्ड जो वर्ड आया है ना, ये ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट से आया है, ये वेब 1.0 टाइम्स का है, जब कहीं ना कहीं विक्टिम की इन्फॉर्मेशन को वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर किया जाता था। फिर धीरे धीरे आप नोटिस करोगे इसका एवोल्यूशन हमें देखने को मिला, पर इसका ओरिजिन काफी पुराना है। कहने का पॉइंट ये है कि 1990 से ही ये हमें वर्ड देखने को मिलता है। अब बात आती है कि भैया सरकार के पास कुछ हथियार हैं इसको टैकल करने के या नहीं करने के। देखो अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो डायरेक्टली हम बोले कि डॉक्सिंग के ऊपर कोई लॉ है, द आंसर इज नो। डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो काम कर रहा है डिजिटल इंडिया एक्ट के ऊपर, वहां पर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर पूरी चीजें कवर्ड होंगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ना, जैसे सर्ट इन हो गया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, वो भी यहाँ पर इस तरह के थ्रेट्स वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो अलग अलग हमारे एक्ट्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, यहाँ पर भी इनडायरेक्टली ये चीजें कवर्ड है। इंडियन पीनल कोड के अंदर भी कोई स्टॉकिंग वगैरह करता है तो वो चीजें वहां पे कवर हो जाती हैं। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, हमारी जो सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं, उनको भी रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली वी डू हैव मेनी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। एंड बाकी आप इसके नोटिस करोगे तो यूएस की कुछ स्टेट्स हो गया, आपकी यूके की गाइडलाइंस हो गया, बाकी सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ पर आपको अलग अलग लॉज इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वोट फ्रॉम होम। अब ये क्या चीज है? देखो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना फैसिलिटी प्रोवाइड करी है होम वोटिंग की फॉर द एल्डरली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। देखो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि जैसे कुछ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स होते हैं या फिर कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होंगे जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर एम्प्लॉयड होंगे। यहाँ पर एसेंशियल सर्विस के अंदर वो लोग आ जाएंगे जैसे आपके मेट्रोज के अंदर काम करने वाले, रेलवेज हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सारे ये कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। साथ में ही आपके जो सीनियर सिटीजन जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, 85 ईयर से ऊपर हो गए हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए हैं, या फिर कोविड-19 के सस्पेक्टेड या अफेक्टेड पर्सन हैं, तो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये सबको ना इंक्लूड किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्सेंटी वोटर। ठीक है ना? तो जो एब्सेंटी वोटर्स हैं एज पर रूल 27A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, इनको यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है वोट फ्रॉम होम का। ठीक है ना? तो ये इनके पास फैसिलिटी होगी, अगर ये चाहें तो अपने घर से कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप नोटिस करोगे ये जो चीजें होती हैं, जैसे पोस्टल वोटिंग के बारे में आप जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मीडिया पर्सन होते हैं जो पोलिंग एक्टिविटीज को कवर करते हैं। एट द सेम टाइम सर्विस वर्कर्स हो गया, आपके आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो काम करते हैं, सीएपीएफ के अंदर काम करने वाले, इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी वोट्स को कास्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए पोस्टल वोटिंग की फैसिलिटी है। इसी तरह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर होते हैं, उनके भी यहाँ पे फैसिलिटी ये देखने को मिल जाती है। तो वोट फ्रॉम होम का प्रोसीजर कुछ ऐसा रहेगा कि आपको ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से यहाँ पर आप एक फॉर्म डाउनलोड करोगे, 12D फॉर्म। ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन उसके रिगार्डिंग फाइल करनी पड़ेगी, एंड फिर आपके घर के ऊपर 2 पोलिंग ऑफिशियल्स आएंगे, साथ ही साथ एक पर्सन आएगा वीडियोग्राफ लेने के लिए, एंड एक सिक्योरिटी पर्सन आएगा। इसके द्वारा मतलब इंश्योर ये किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि बंदा घर से वोट कर रहा है तो किसी के दबाव के अंदर, किसी के प्रेशर के अंदर वोट करे, नहीं। इसीलिए पोलिंग ऑफिशियल्स, वीडियोग्राफर और सिक्योरिटी पर्सन आएंगे, एंड वहां पे आप अकॉर्डिंगली वोट कर पाओगे। और 2 बार कोशिश करी जाएगी। अगर मान लो आपको पहले टाइम बता दिया जाएगा कि भाई हम 19 तारीख को 6 बजे या 4 बजे इतने बजे आएंगे, अगर आप उस टाइम घर पे नहीं मिलते, फिर एक बार और ट्राई किया जाएगा, मान लो 21 तारीख को 2 बजे। अगर 2 बार के बाद भी आप अपने घर पे नहीं मिलते हो, तो इसका मतलब फिर आपको तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा, फिर आप वोट नहीं डाल पाओगे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो यहाँ पे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो संडे आप जानते होंगे, संडे प्रीलिम बूस्टर हम डिस्कशन नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि उनके टॉपिक्स हम कवर नहीं करते। वो आज हम उनका एक टॉपिक कवर कर लेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में। 134th इनकी बर्थ एनिवर्सरी हमें यहाँ पे देखने को मिली। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेटली हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से बहुत पॉपुलरली जाना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर के पास जो है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये महार फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड आप नोटिस करोगे इनका जो रोल रहा है बहुत ही बड़ा रहा है, स्पेशली दलित कम्युनिटी के राइट्स को बढ़ाने के लिए।
साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के एज अ चेयरमैन की तरह इन्होंने काम किया। इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एंड इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। बाद में हिंदू कोड बिल के रिगार्डिंग जब इनके कुछ डिफरेंसेस थे तब इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। 1956 के अंदर इन्होंने बुद्धिज्म को यहाँ पे फॉलो कर लिया एंड इस तरह से उन्होंने अपनी लास्ट राइटिंग बुद्धा एंड हिज धर्मा को भी यहाँ पे उसी साल कंप्लीट किया। कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे, देखो दलित्स के लिए रिजर्वेशन लाना, फंडामेंटल राइट्स, आपकी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के हमेशा ये फेवर में थे एंड माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं। आप नोटिस ये भी कर पाओगे कि एक्चुअल में ना जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो काफी ना गाँव के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट इन द सेंस की वो कहते थे गाँव में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना ये अपने आप में बहुत 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 ज्यादा है। तो इनका ये फोकस जो जैसे गांधी जी का फोकस थोड़ा विलेजेस के ऊपर ज्यादा था, थोड़ी रूरल एरियाज के ऊपर ज्यादा था, बट इन द ऑन द अदर हैंड अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात करें ना तो इनका फोकस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा था। ठीक है ना, आर्टिकल 32 आप जानते होंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उनको यहाँ पे इन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोला है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करना इनके लिए डेफिनेटली इनकी वन ऑफ द की प्रायोरिटीज रही है। और ये बोलते थे कि देखो वन मैन वन वोट प्रिंसिपल काफी नहीं है, माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा वल्नरेबल है तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी डेफिनेटली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा फेवर में थे एंड एट द सेम टाइम इनके कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी 1923 के अंदर उसको फॉर्म किया गया था ताकि जो डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज हैं उनके अंदर अच्छी एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट किया जा पाए, उनको अपलिफ्ट किया जा पाए। एक बहुत फेमस मार्च इनके साथ रिलेटेड है महाड़ मार्च। एक्चुअल में क्या है ना, महाराष्ट्र के अंदर आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक टैंक देखने को मिलता था महाड़ के अंदर। अब जो अनटचेबल्स थे उनको ये पानी यूज करने नहीं दिया जाता था। उस समय यहाँ पे एक सत्याग्रह होता है अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस सत्याग्रह को चौदर तले सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत फेमस ये मार्च था एंड इसी वजह से 20 मार्च को सोशल एम्पावरमेंट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अभी देखो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी राम मंदिर की, उससे कुछ दिन पहले ना महाराष्ट्र के अंदर कालाराम टेम्पल गए थे प्रधानमंत्री जी। मैंने उस टाइम भी आपको कालाराम टेम्पल के बारे में समझाया था। ये जो कालाराम टेम्पल के अंदर एंट्री मूवमेंट थी ना, ये भी 1930 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा ही स्टार्ट करी गई थी। ठीक है ना, कि किस तरह से लोअर कास्ट को भी टेम्पल के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। बाकी एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, आप जानते हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं तीनों की तीनों, उन तीनों के अंदर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, जहां उन्होंने अनटचेबल्स के राइट्स की बात करी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ही जब राम से मैकडोनल्ड जी के द्वारा उनके द्वारा जब कम्युनल अवार्ड को यहाँ पे दिया गया था, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे तो डॉक्टर अम्बेडकर जी उस चीज के फेवर में थे, पर हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। इसी वजह से उन्होंने पुणे की जो जरबड़ा जेल थी 1932 के अंदर, वहां से उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसके माध्यम से गांधी जी अपना जो फास्ट था उसको तोड़ देते हैं एंड यहाँ पर बात करी जाती है कि जो डिमांड थी ना सेपरेट रिक्रूट की, उसको विड्रॉ कर लेते हैं अम्बेडकर जी एंड सीट्स को रिजर्व किया जाता है फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। एंड एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को तो इनके द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया गया 1936 के अंदर। बाकी बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से इन्होंने एक सीट भी जीती इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड साथ ही साथ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आया ना तो इन्होंने बोला कि यूथ को या इंडियन को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए नाजिज्म के अगेंस्ट। बाकी आरबीआई का जो फॉर्मेशन था यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको फॉर्म करने के अंदर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेड कलरेशन ऑफ सी इन पुडुचेरी ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश, एनजीटी की पैनल रिपोर्ट। देखो एनजीटी के द्वारा ना एक पैनल रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बहुत एस्टीम्ड मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट ने ना जब डिस्कशन किया तो पहले एक चीज दिमाग में आ रही थी कि शायद ना यहाँ पे जो प्रोमेनाड बीच है और इसके आसपास का जो एरिया है पुडुचेरी का, वहां पर जो रेड कलरेशन हुआ है शायद उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि पास में ना एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर उसके कुछ एफ्लुएंट्स की वजह से हो सकता है कि कंटामिनेशन हो गया हो। पर इस पैनल ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस इंडस्ट्रियल प्लांट की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि जब ये चीज़ हुई है एंड जब कहीं ना कहीं डिस्कलरेशन इफेक्ट हुआ है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने बात बोली है किस चीज़ की, प्लैंकटन क्रैश की। अब ये क्या चीज़ होता है प्लैंकटन? देखो आप लोग ना प्लैंकटॉन्स के बारे में जानते होंगे, एक सेकेंड, आप जानते होंगे प्लैंकटॉन्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैंकटॉन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहीं ना कहीं टाइड एंड करंट के साथ मूव होते रहते हैं, उनके साथ ड्रिफ्ट होते रहते हैं। एक तो होता है फाइटोप्लैंकटन जो आपके प्लांट्स की बात कर लेता है, जैसे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हो गया, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। एक होते हैं आपके जू प्लैंकटन जिसमें आपके एनिमल्स आ जाते हैं छोटे छोटे, राइट।
तो एनजीटी का जो पैनल था ना, इसने बोला है कि भैया ये जो सी रेड टर्न हुआ है ना, इसके पीछे का कारण क्या है? प्लैंकटन क्रैश। ठीक है ना, अचानक से हाई कंसंट्रेशन आयरन कंसंट्रेशन देखने को मिला, जिस वजह से जो प्लैंकटन की कंसंट्रेशन थी वो अचानक से बहुत बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। एंड इसी वजह से हमें वहां पे कुछ स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिस वजह से रेड पिगमेंट जो है वो पानी के अंदर आ गया। प्लस एट द सेम टाइम टेम्परेचर का, सी सरफेस टेम्परेचर हाई होना, सैलिनिटी होना, पीएच वैल्यू हो गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये सारी चीजों ने फेवर किया कि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सेसिवली देखने को मिली है, जिस वजह से हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ पैनल ने ये भी बोला है कि जो किस तरह का सीवेज वगैरह वहां पे कैरी हो रहा है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी एट द सेम टाइम एनजीटी के बारे में आप जानते होंगे, एक तो देखो प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से प्रोमिनेंट बीच आप ध्यान में रख लेना, बाकी आप ध्यान रखना कि प्लैंकटन क्रैश आखिर होता क्या है और प्लैंकटन एग्जैक्टली क्या होते हैं। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी को 2010 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इसको फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि ना लीगल चीजों में ना घुसते हुए हमें टेक्निकली जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल होते हैं कि सबकी बात सुनी जाए, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। कोशिश यही होती है कि यहाँ पे देखो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है और इस तरह के जो केसेस हैं उनको जल्दी से निपटारा उनका किया जा पाए। इस एक्ट के माध्यम से ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे टोटल 40 मेंबर्स तक हो सकते हैं, जिसमें 20 एक्सपर्ट मेंबर्स और 20 जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। चेयरमैन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो कहीं ना कहीं एक जुडिशियल मेंबर की तरह भी सर्व करते हैं। एंड इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इट हैज टू बी इधर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भी केसेस आपके इन एक्ट का डील होते हैं ना, वो सारे आपके एनजीटी के पास जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 एंड साथ ही साथ आपका जो 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना, ये दोनों इसके अंतर्गत कवर नहीं होते। ठीक है ना, उसके अलावा बहुत सारे हैं, वाटर एक्ट हो गया, आपका एयर एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया 1980 वाला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, पर ये वाले एक्ट्स यहाँ पे इसके अंतर्गत कवर नहीं होते। बाकी आप जानते होंगे इसके प्रिंसिपल बेंच आपको न्यू दिल्ली के अंदर एंड आपको 4 रीजनल बेंचेस अलग अलग एरियाज के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज IISc रिसर्चर्स डिजाइन नोवल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। देखो ये क्या मुद्दा है, पहले मैं आपको ना थोड़ा माइक्रोप्लास्टिक समझा देता हूँ। देखो जब मैं बात करता हूँ माइक्रोप्लास्टिक की, तो आप जानते होंगे बहुत ही छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। इनकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ अब ये इतने छोटे साइज के होते हैं, इसलिए हर एक जगह के ऊपर हमें अवेलेबल देखने को ये मिल जाते हैं। इवन आपके ओशियंस, रिवर्स, सॉइल, एयर के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है। इवन जो आपके पोलर कैप्स वगैरह होती है ना, वहां पर भी, पोलर आइस कैप्स में भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम देखो जो आपके इक्वेटिक होते हैं, उनकी लाइफ को भी काफी खतरा होता है। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो ह्यूमन हेल्थ होती है, उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो भी हम मान लो पानी वगैरह पियेंगे एंड उस पानी के अंदर अगर मान लो माइक्रोप्लास्टिक्स हमें देखने को मिले, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे बीमार होने का खतरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ये इतने खतरनाक हैं हर किसी चीज के लिए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इनको हम टैकल कर पाए। बिल्कुल, देखो वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारी कन्वेंशन हैं या बहुत सारे हमने यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरपोल, मैरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसके लिए हमारे पास मारपोल है, जिसका इंडिया भी मेंबर है। 1973 में इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था एट IMO एंड इंडिया भी इसका डेफिनेटली मेंबर है। उसके अलावा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट हो गया, ये भी 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी को बनाया जा पाए, प्लास्टिक की यूजेज को हम कहीं ना कहीं कम कर पाए। इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट है रीप्लान, री का मतलब है रिड्यूसिंग, PLA का मतलब प्लास्टिक इन नेचर। ये फोकस है प्रोजेक्ट रीप्लान का। यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको आप कॉटन फाइबर रैक्स के साथ यहाँ पे प्रोसेस करो, उसको मतलब मिक्स करो, ताकि रिड्यूस प्लास्टिक हो नेचर के अंदर। एंड एट द सेम टाइम अनप्लास्टिक कलेक्टिव भी है, जो कि CII एंड आपका यूनेप और WWF इंडिया का है। तो डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर हमारे जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होने चाहिए ना, किसके माध्यम से, जिस माध्यम से हम क्या कर पाए, हम इन कंटेमिनेट्स को कहीं ना कहीं कम कर पाए। तो उसी का एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन यहाँ पे बनाया गया है IISc रिसर्चर्स के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। अब ये क्या चीज है, देखो यहाँ पर इन्होंने पता क्या किया, एक हाइड्रोजेल को यहाँ पे बनाया है। ये हाइड्रोजेल के अंदर इन्होंने एक तो पहली बात 3 पॉलीमर लेयर्स, जिसमें आपका चिटोसन हो गया, पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया एंड पॉलीएनालिन हो गया, इनको साथ में जोड़ दिया, इंटरट्वाइन कर दिया, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटरट्वाइन पॉलीमर नेटवर्क।
इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना तो नैनो क्लस्टर्स को भी यूज किया गया है, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉली ऑक्सो मेटलेट, इनको भी यहाँ पे यूज किया गया है। अब हुआ क्या, ये जो सस्टेनेबल हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया ना इन सभी को यूज करते हुए, उसके माध्यम से क्या होता है, आपके जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको बाइंड किया जा सकता है, एंड साथ ही साथ यूवी लाइट इरेडिएशन के अंदर उनको यहाँ पे डिग्रेड किया जा सकता है। बहुत पहले से कोशिश करी जा रही है, अलग अलग तरीकों से फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स को भी यूज किया गया था, बट कहीं ना कहीं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसके माध्यम से ना इन्होंने ये सारी चीजें इंश्योर करने की कोशिश करी है। प्लस एट द सेम टाइम कई बार ये भी दिक्कत आती है कि इतने छोटे होते हैं ना ये सारी चीजें कि इनको देखना ही ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिसर्चर्स ने ना यहाँ पर फ्लोरेसेंट डाई को भी ऐड किया है, ताकि हम ये देख पाएं कि कितना माइक्रोप्लास्टिक एड्सॉर्ब हुआ है, कितना डिग्रेड हुआ है अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। तो ये जो इंटरट्वाइंड पॉलीमर नेटवर्क था और साथ ही साथ आपका जो नैनो क्लस्टर्स यूज किए गए हैं, इस कॉम्बिनेशन की मदद से जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजेल बनाया गया है ना, उसके पास पोटेंशियल आ चुका है इन सभी आपके माइक्रोप्लास्टिक को एड्सॉर्ब करने का एंड माइक्रोप्लास्टिक को डिग्रेड करने का। तो हमारे पास एक अब प्रॉपर तरीका होगा जिसके माध्यम से जो भी आपके नेगेटिव इंपैक्ट थे माइक्रोप्लास्टिक के, उनको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि जो भी एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोप्लास्टिक के काफी 95% 93% यहाँ पे रिमूवल भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं चीजें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। राइट, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं यूरेशियन ऑटर की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 2 के अंदर नहीं है, ये शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वैशाखी आपका जानते हो आप केरला से नहीं, आपका पंजाब से बिलोंग करता है और मेजर कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ और एरियाज के अंदर। सतपुरा टाइगर रिजर्व वाला बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। एक तो क्वेश्चन है 2022 का ही पॉलिटी से, तो इसका आंसर मुझे आप बता सकते हो। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन तो आज ही हमने डिस्कस किया, तो ये भी आप डेफिनेटली बताएंगे कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। राइट, एक क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था, अब ये तो बहुत ईजी है, वानाक्राई, पेटिया, टनल ब्लू, ये सारे आपके साइबर अटैक्स हैं, ठीक है ना, इनके साथ ये लिंक्ड रहते हैं। तो ये चीजें जो भी ऐसे करंट अफेयर्स में आती है, जो कीवर्ड्स वगैरह आते हैं, इसी वजह से हम प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, दैट इज विद रिगार्ड्स टू सोशल कैपिटल, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सोशल कैपिटल का अर्थ यही होता है जो आपस में लोगों के बीच में अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, अच्छे कनेक्शंस होते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी वैल्यूज, अच्छे नॉर्म्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे इसके सोशल कैपिटल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक रहेगा। जो पहला बात कर रहा है ना, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, ये हमारी क्या होती है, ये होती है सर हमारी ह्यूमन कैपिटल। राइट, एंड उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स हैं, इसको हम बोल देते हैं हमारी फिजिकल कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है, सोशल कैपिटल क्या है, ये सारे फर्क आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।